और चलिए, मंगलवार की सुबह और कल आपको याद होगा सोमवार के दिन हफ्ते की एक कमजोर शुरुआत होती हुई नजर आई थी। आधे % का दबाव था सेंसेक्स और निफ्टी में, और उसके पीछे वजह चाहे कुछ भी हो, फ्राइडे के शार्प अप मूव के बाद जाते जाते शायद कल एक मुनाफा वसूली का प्रेशर वीकर हैंड्स मूव आउट करते हुए नजर आए हों, या कच्चे तेल में जो लगातार उछाल देखने को मिल रहा है वो मूड और सेंटिमेंट बिगाड़ने का काम कर रहा हो, क्योंकि ना सिर्फ इक्विटी मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स पे भी कच्चे तेल का खासा इंपैक्ट है। रुपए की कमजोरी वो दिखाती है, या फिर चाहे वो जो मैनिफेस्टोज में पॉपुलिज्म की ओवरडोज से बाजार नर्वस हो रहा हो, वजह कोई भी, स्क्रीन्स पर दबाव देखने को मिला। ऐसे में ज्यादा बड़ा सवाल कि आज मंगलवार के दिन कुछ मंगल होगा, कुछ बेहतर मोमेंटम भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा, इसी पर करूंगा आगे फोकस। और सबसे पहले तो आज के क्यूज, आज के संकेत आप लोग की स्क्रीन्स पर। अमेरिकन मार्केट में दबाव के इंडिकेशंस थे और दबाव के साथ ही वहां पे कामकाज होता हुआ नजर आया, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यू वो कच्चा तेल बनता चले जा रहा है। कल मैं सुबह हाईलाइट कर रहा था कैसे 70 के कन्विंसिंगली ऊपर ट्रेड होता हुआ आज 71 के ऊपर। कल जहां 3:30 बजे छोड़ा था वहां से आज सुबह के बीच में ही ऑलमोस्ट 60-70 सेंट्स के आसपास ब्रेंट क्रूड ऊपर कामकाज करता हुआ। तो लीबिया का कॉन्फ्लिक्ट हो या और तमाम वजहें हो, उसके चलते कच्चे तेल में लगातार उबाल है, और वो करेंसी, रुपया आप लोग की स्क्रीन सबसे नीचे नजर आएगा, वो करेंसी में लगातार वो प्रेशर माउंट होता हुआ। तो क्या 70 और उसके बियॉन्ड जाने की तैयारी? ये सब इंपॉर्टेंट संकेत है जिस बैकड्रॉप पे आज हमें करना है कामकाज। ऐसे में सबसे पहले ग्लोबली क्या हालचाल है, ये लीबिया का संकट क्यों इतना बढ़ रहा है, क्या है मामला, और इसके अलावा कुछ ट्रेड टैरिफ कुछ अपडेट? देखिए, ऑयल वाला जो मामला है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया और सीरियस हो गया है, और अब बातें बहुत ऊपर के प्राइसेस की हो रही हैं। दरअसल मई का जो महीना है, मतलब बहुत ऊपर 80 से ऊपर की। इस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाला है क्या? ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्या रहा है? देखिए, वहाँ जो लीबिया है, सीरिया में जो झगड़ा चल रहा था, लीबिया में सत्ता तख्ता पलट चल रहा है, तो उसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन हैम्पर। लेकिन उससे बड़ी समस्या ये है कि ईरान में जो सैंक्शंस लगे हैं ना, उसमें कई देशों को वेवर दिया गया था, जिसमें भारत भी एक है, और मई वो तारीख है जहाँ पे उस वेवर पे फैसला होना है कि वेवर कंटिन्यू रहेगा या रोक लगेगी उसमें। तो चूंकि वेनेजुएला में नहीं चाहता यूएस की वहाँ से आप कोई तेल लें, इसलिए हो सकता है कि आपको वेवर कंटिन्यू मिले, ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन दूसरी स्टोरी ये है कि जो बैठक जून में होने वाली थी ओपेक की, अब वो मई में प्लान की जा रही है, और उस समय ये रिव्यू किया जाएगा कि कच्चे तेल का उत्पादन कट किया जाए और या बढ़ाया जाए या एज इट इज़ रखा जाए, क्योंकि पहले अल फालिया जो मिनिस्टर है वहाँ के, उन्होंने कहा था कि नहीं कट करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। अब की परिस्थिति में क्या होगा, रशिया कह रहा है 2,28,000 पर डे हम बढ़ाएंगे, वहाँ के एक फंड ने कहा है। तो ये जो ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है क्रूड का, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और उसमें बहुत जगह सप्लाई हैम्पर है। और जिस तरीके की बात आपको याद होगा जब सऊदी अरब के मिनिस्टर ने कही थी, उसी की बिटवीन लाइन थी कि यूएस और चाइना लीड कर रहे हैं डिमांड को, और क्रूड में कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से तेल के दाम लगातार भागने शुरू हुए। अब उसमें ये वेनेजुएला, लीबिया, इन सब का फैक्टर आ रहा है। रूस उसमें से प्ले करने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प साहब की चल नहीं रही, उनके कोई ट्वीट अब काम नहीं कर रहे हैं, अब तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा स्पॉइलर आपका ऑयल है। और अब जिस तरीके की बातें हो रही कि अगर मई की बैठक में कुछ फाइनल नहीं हुआ, 4 मई वो डेट है जहाँ पे आपके इंडिया के रिव्यू किया जाएगा, अगर वो नहीं होता है तो क्रूड पूरा खेल बिगाड़ देगा। 80 या उससे ऊपर की बातें चल रही हैं। नहीं, वो खेल बिगाड़ रहा है। हमसे ज्यादा 71 तो हो गया होता है करेंसी का, और करेंसी मार्केट ने अगर रिएक्ट करके दिखाया किस तरह की कमजोरी यूएस का बॉन्ड यील्ड फिर गिरने लगी है। अब वो फिर से उसी तरफ जा रही है जहां पे दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। तो इसलिए क्रूड पे पूरी नजर रखिए ग्लोबल में इस समय, बाकी कहीं कुछ नहीं हो रहा है। यूएस के जो इंडेक्स मत देखिए, इनफैक्ट वो मैनिफेस्टो वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ कच्चा तेल का बाजार। और ध्यान रखें, वो एक वेरिएबल है जो अच्छा, ये महावीर जयंती, गुड फ्राइडे छुट्टी इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते है क्या? अगले हफ्ते। अरे जब बाजार गड़बड़ होता है तो छुट्टी भी डिले हो जाती है। अच्छा वीरू, एक समय था ट्रेंडिंग मार्केट था, जहां खरीदे वहां से फायदा मिल जाता था, अब वो एक ट्रेडिंग मार्केट में आ गए हम। तो बीच में हम कहते थे गिरावट में खरीदारी करें फायदा होगा, क्या अभी भी वो मार्केट का टेक्सचर बना हुआ है, अभी भी गिरावट में खरीदारी करने का मन, या कुछ बदल रहा है? देखिए आशीष, मैं एक चीज यहां पर एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि कल इनफैक्ट जब मैं सुबह सुबह ट्रेडर्स हॉटलाइन कर रहा था, उस वक्त का जो डेटा था, क्योंकि कल फ्यूचर एक्सप्रेस नहीं हुआ तो मेरे को मौका नहीं मिला डेटा रीड करने का। कल की आई थिंक ये घोषणा पत्र से पहले बाजार अपने आप को स्ट्रेटेजिकली इस सेल ऑफ के लिए तैयार कर रहा था, मैं ये मान सकता हूं, और यही चीज मेरे को इनफैक्ट परेशान कर रही है। और क्योंकि जो डेटा है ना, वो एफआईएस का इस तरीके से प्लेस्ड है कि माइट भी वो किसी सेलिंग के लिए, किसी बड़ी सेलिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं,
ये चीज परेशान कर रही है। मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा आशीष यहाँ पर एफआईएस की डेटा पर। एग्जैक्टली समझ लीजिए हुआ क्या। 329 करोड़ रुपए के कैश को मत देखिएगा प्लीज कि उन्होंने बाइंग करी है। 864 करोड़ का इंडेक्स बेचा, 5100 लॉन्ग अनवाइंड करी और 5000 फ्रेश शॉर्ट करी। सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 1039 करोड़ की बिकवाली करी और 11000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स। और एक और चीज सुनिए, इंडेक्स ऑप्शंस में आशीष 18000 पुट लॉन्ग, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कॉल शॉर्ट करी है 14000। ये डेटा एफआईएस का आई थिंक मैं कहूंगा कि बीते सवा महीने का सबसे खराब डेटा है। आप कैश के आंकड़ों को छोड़ दीजिए, डेरिवेटिव्स के आंकड़ों पर फोकस कीजिए, ये सबसे खराब आंकड़ा है। अच्छा, आपने कल 10 डेमा को वॉलेट किया, आपने रीगेन कर लिया, वो बात दूसरी है, लेकिन 10 डेमा को आपने कल डिसाइसिवली ट्रेड में वॉलेट करा, उसके नीचे आप क्लोज नहीं हुए। लेकिन आशीष मैं एक चीज एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ लॉन्ग नहीं जाऊंगा अब एटलीस्ट लॉन्ग नहीं जाऊंगा, लेकिन शॉर्ट जाने के लिए मेरी अप्रोच क्या होगी मैं बहुत संक्षेप में समझा देता हूं आशीष। कल का लो या फिर कम से कम 11580 ये अगर वॉलेट हो तो बहुत चांसेस हैं नीचे जाने के, लेकिन 11500 की पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है इस मंथ का, तो कैसे शॉर्ट करें। अगर 11580 नीचे टूटता है तो 11500 की पुट में काम कीजिए, करीब करीब 11650 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि हमको देखना है कि 11500 के आसपास निफ्टी क्या अप्रोच करता है, क्या वो मंथली ऑप्शन और ऑप्शन बेस को रिस्पेक्ट देता है या नहीं। और यही केस रहेगा निफ्टी बैंक के साथ आशीष। अगर आज 29850 29800 के नीचे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, स्पेशली 850 के नीचे, तो 29500 की पुट पकड़ लीजिए और फिर 29500 के टारगेट के लिए खेलिए। इस वक्त नेकेड फ्यूचर्स मत कीजिए प्लीज, ऑप्शंस के थ्रू प्ले कीजिए, और जो 2 लेवल बता रहा हूं मैं आगे, उसके वॉलेट होने के बाद इंट्राडे पुट पे राइड कीजिए और इन टारगेट्स के लिए खेलिए, लॉन्ग अवॉइड कीजिए। तो 580 के नीचे स्लिप होना या कल के लोस 11550 के आसपास से उसके नीचे स्लिप हो तो दिक्कत वाली बात होगी। 11500 इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि पुट का तगड़ा बिल्डअप है सीरीज में उन लेवल्स के आसपास, तो उसके आसपास फिर तो बेहतर रणनीति की आप पुट के जरिए खरीद कर इस कमजोरी को प्ले करने की कोशिश करें। मैं क्विकली आगे बढ़ूंगा और अब बारी है वो 5 का पंच, वो पंच आएगा आप लोग की स्क्रीन पर और हेमंत बताएंगे वो स्टॉक्स कौन से हैं। आशीष, नजर रहेगी डेल्टा कॉप के ऊपर 25% इन्होंने मुनाफा दिखाया है बढ़कर, तो ये अच्छी खबर। डीएलएफ के ऊपर रखिएगा नजर, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 3.8% हिस्सेदारी यहाँ पर बेची है। कल ये ब्लॉक डील हुई थी, उसके बाद तेज प्रेशर बना था। सन फार्मा के ऊपर रखिएगा नजर, क्योंकि सन फार्मा ने ये कहा है कि आदित्य मेडी सेल्स के साथ जो उन्होंने अपना एग्रीमेंट तोड़ा है, क्योंकि एक विसल ब्लोअर ने कहा था कि ये प्रमोटर की कंपनी है, उसके चलते इनकी इस बार सेल्स के ऊपर हिट देखने को मिल सकता है। तो अर्निंग्स के लिए इन्होंने एक अलार्म जारी किया है, तो ये स्टॉक थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। सन फार्मा के अलावा येस बैंक के ऊपर रखिएगा नजर, 26 तारीख को इसी महीने इनकी बोर्ड बैठक है, फंड जुटाने के ऊपर विचार होगा। और ऑटो कंपनियों के ऊपर रखिएगा नज़र, और वो इसलिए क्योंकि सियाम ने ये कहा है कि कमोडिटी प्राइसेस जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है इस ऑटो इंडस्ट्री के लिए। इतना ही नहीं, सियाम ने दरअसल ये भी सरकार से गुहार लगाई है कि जो जीएसटी की दरें हैं वो 28% से घटाकर 18% कर दी जाए। आउटलुक इन्होंने शेयर किया है, FY20 में 2 व्हीलर्स की ग्रोथ 5 से 7% देख रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल्स की ग्रोथ 10 से 12% देख रहे हैं। लेकिन सियाम साफ तौर पर सरकार से कहता हुआ कि जीएसटी दरों को कम किया जाए। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स जो आज आपके रडार पर रहने चाहिए खबरों की वजह से। और आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आप लोग की स्क्रीन पे ऊपर चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू आज शाम 7 बजे आपको देखना है, लेकिन उसकी झलक आज सुबह आपको दिखा रहा हूं। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने नेटवर्क 18 को सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति, इकोनॉमी, कश्मीर समेत तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक राय रखी। इकोनॉमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इकोनॉमी सही ट्रैक पर है और भारत में तेजी से बढ़ने का दम है। सुनिए। आप पिछले 5 साल में इकोनॉमी के प्रोग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप 7% प्लस ग्रोथ से खुश हैं? अगर कोई व्यक्ति विकास में विश्वास करता है तो 10% के बाद भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी असंतोष एक ऐसी ऊर्जा भरता है कि जो नया करने की प्रेरणा देता है, और इसलिए कितना ही अच्छा करूं, बढ़िया से बढ़िया करूं, लेकिन मेरे भीतर के असंतोष को मैं हमेशा जिंदा रखता हूं। लेकिन आज हमारे लिए खुशी की बात है, दुनिया के सभी एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, रेटिंग एजेंसी हो,
सबने एक स्वर से कहा है कि भारत दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। ये कोई भी हिंदुस्तानी को गर्व होता है। फिर भी भारत का पोटेंशियल बहुत है, हम इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो ईसी की नजर में भी आ गई। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूँ। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना है, लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूँ। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात। और आपसे भी मेरा आग्रह है कि ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती भी तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है, तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी। और आज शाम को 7 बजे, और अगर 7 बजे मिस आउट हो रहा है, टाइम मैच नहीं कर रहा है, तो रात में 10 बजे भी इंटरव्यू चलने वाला है। तो पूरा बेहद इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन जाऊं ब्रेक पे, उससे पहले आज के ट्रेडिंग बेट्स को आप लोग की स्क्रीन पर। केआर चौकसी सिक्योरिटीज कहता है अदानी पोर्ट्स खरीदें, 385 के टारगेट्स। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज कहता है अपोलो टायर्स बिकवाली करने के मौके 210 के लक्ष्य के लिए। और एंजल ब्रोकिंग कहता है EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड खरीदें, 127 का टारगेट। और आज पॉलीकैब जो IPO खुला हुआ है उसका आखिरी दिन, 533 से 538 का प्राइस बैंड। और बजाज कंज्यूमर केयर ये कंपनी आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी। कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज हैं ग्लोब कैपिटल की तरफ से, और इनका मानना है सोना खरीदारी करने के मौके 32,300 के टारगेट्स के लिए। कच्चा तेल खरीद के चले 45-50 के लक्ष्य के लिए। और USD INR यानी कि रुपया, उसमें खरीदारी करने के मौके उस पेयर में रुपया आज ट्रेड में और कमजोर होने जा रहा है। 70 के लक्ष्य जो मैं कह रहा था, 70 के पार जाने की तैयारी हो रही है, वो लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर। तो ये कच्चा तेल इक्विटी ही नहीं, करेंसीज का भी मूड बिगाड़ने की तैयारी में, और उस पर आप रखें पैनी नजर। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020, और शाम को 7 बजे और 10 बजे PM मोदी का एक्सक्लूसिव सबसे बड़ा इंटरव्यू। ध्यान रखें। नमस्कार।